जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज पॉलिटी के लेक्चर नंबर 5 होगा, जो आज देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। और मौलिक अधिकार को ये आज समाप्त करके और डीपीएसपी भी समाप्त करूँगा। डीपीएसपी से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती है। डीपीएसपी से भी 2-4 क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसके लिए मैं देखता हूँ, इससे पिछले क्लास में मैं चर्चा कर चुके हैं निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ, जिसमें कि 6 विधियाँ बनाई गई थी, जिसमें कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाई गई थी। वो था। उसके बाद में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में लाया गया था, जिसे मीसा भी एक्ट कहा जाता है। तीसरा नंबर में जो बताए थे, जो विदेशी मुद्रा संरक्षण, जो ये बताए थे अधिनियम आया था 1974 में। और चौथा नंबर में आया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में लाई गई थी। उसके बाद में पांचवा आया गया था जो आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोधन। ये सभी मैं बता चुका हूँ। एक पोटा था, वो पोटा भी मैं बता चुका हूँ। जो पोटा को लाया गया था, कब लाई गई थी? तो 2001 में लाई गई थी। इसे सभी को मैं चर्चा कर चुका हूँ पूरा डिटेल से। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं चालू करता हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? अनुच्छेद 23 में कह रही है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें क्या कर रही है? इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यहाँ तक पढ़ने में आपको समझ में नहीं आई होगी। सिंपल सी बात कह रहा है ये, कि किसी भी व्यक्ति को बेगारी नहीं करवा सकते हैं। बेगारी का मतलब है जब हम किसी आदमी को काम करवा के उसको तनख्वाह नहीं दें, वो बेगारी है। खरीद बिक्री में किसी भी तरह का त्रुटि हो, उस पर भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। किसी से ज़बरदस्ती किसी काम नहीं करवा सकते हैं, श्रम नहीं करवा सकते हैं ज़बरदस्ती। ये सब किसमें है? शोषण। उसका शोषण का विरुद्ध अधिकार हुआ। शोषण का अधिकार का उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसी का चर्चा है। तो ये 23 क्या कर रही है? सिंपल सी, किसी भी व्यक्ति से खरीद बिक्री एवं बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध रूप से ठहराया गया है, तो उस पर आपको कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अगर वो ठहराया हुआ है तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि आपको अगर ज़रूरी पड़ा सरकार के, तो आपसे ज़बरदस्ती काम भी करवा सकता है। अगर सरकार की अभी लड़ाई छिड़ गया, मान लिया जाए भारत और पाकिस्तान में, तो उस जगह पे आपको ज़बरदस्ती ले जा करके ही आपको वहाँ से लड़वा सकता है और कुछ भी वो करवा सकता है, अगर राष्ट्रीय सेवा में कोई तरह की दिक्कत होती है तो। ये 23 कर रही है। 24 के लिए थोड़ा सा देखता हूँ। 24 क्या कर रही है? अनुच्छेद 24 है जो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, जिसमें कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम का नियुक्त नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप अगर वो 14 वर्ष से कम आयु का हो तो उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर उससे काम करवाएं तो समझिए कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 सिंपल सी बात है जो कर रही है, जो 14 साल के कम बच्चों के लिए, उसके बाद में किसी भी जोखिम भरा काम उससे नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में 25 नंबर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25, 26 और 27, 28 के बीच में जो है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कहने का तात्पर्य ये है जो अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, जिसे कि आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम को भी मान सकता हूँ, सिख को भी मान सकता हूँ, ईसाई को भी मान सकता हूँ, पारसी को भी मान सकता हूँ। मतलब किसी भी धर्म को मैं मान सकता हूँ, इसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। देखते होंगे तो जो
मैं इससे पहले कुछ ऐसा वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में मैं बताए थे जो बहुत सारे हिंदू है जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो भी एक धर्म ही है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म ही है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 25 के तहत आप पे कोई भी बात या सरकार भी हो वो बात नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। आगे चलता हूँ। 27 नंबर क्या कहती है? अनुच्छेद 27 कह रही है जो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या शोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। सिंपल सी बात ये इसमें कह रही है, अनुच्छेद आर्टिकल 27 के कहने का तात्पर्य ये है जो किसी भी व्यक्ति, क्या बोल रही है, किसी भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए अगर लोन भी लेना चाहता है तो उसे सरकार बाध्य नहीं कर सकता है, उसको लोन देगा। जिस अगर मान लिया जाए कि मैं मुस्लिम हूँ, हम हमारा सरकार अभी हिंदू है, तो अगर चाहे तो मैं उससे लोन भी ले सकता हूँ, इसमें कोई बाध्य नहीं कर सकती है। किसी भी धर्म को मैं प्रचार प्रसार करने के लिए मैं लोन भी ले सकता हूँ, उसको मैं बढ़ावा भी दे सकता हूँ, उन्नति या पोषण व्यवस्था करने के लिए किसी भी निश्चित कर दी जा सकती है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मतलब ऐसा राय नहीं है जो वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में 28 कहती है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात कहने का ये है जो किसी भी व्यक्ति अगर ज़बरदस्ती किसी आदमी को धर्म परिवर्तन कराना चाहता है या किसी धर्म में शिक्षा दिया जाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, उसमें भी आपको पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आगे देखता हूँ, ये 28 नंबर का है, आर्टिकल 28 है। 29 नंबर क्या कर रही है? 29 नंबर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है जो 29 में दी गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है तो किस में है? तो आर्टिकल 29 में दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसमें किसी भी को कोई भी तरह के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी भाषा को, जाति को, धर्म को और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी तरह के सरकारी संस्था को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये 29 नंबर का कहना है। इसमें के नीचे कुछ प्रावधान दिया गया है। वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन को अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री क्या है 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कैमा सूत्री जो है जो 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये 2005 का घटना है। ये 6 धर्म में है जिसमें कि मुस्लिम भी आती है, पारसी भी आती है, सिख भी आती है, मतलब ईसाई भी आती है, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म आती है। तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा प्राप्त की गई है। क्या चीज़ में इसका दर्जा है? तो विकास के लिए आप आधारभूत तरह से 15 सूत्री विभाजन कार्यक्रम प्रारंभ की गई है सरकार की ओर से। आगे की ओर देखता हूँ, 30 नंबर क्या कहती है? 30 नंबर में है अनुच्छेद 30 क्या कहती है? अनुच्छेद 30 कहती है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। किसी भी व्यक्ति अगर मैं चाहें तो किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं और उसे सरकार से अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। अगर हम चाहें अगर कोचिंग खोलना, कॉन्वेंट खोलना, किसी भी प्रकार के किसी भी तरह का
अनुदान में, तो हमारे ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, मैं खोल सकता हूँ, इसमें हमारा फुल्ली अधिकार है। इसे 6 नंबर में देखते हैं, संविधानिक उपचार का अधिकार। ये संविधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या चीज़? संविधान की आत्मा कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 32 नंबर क्या कहती है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो अगर कोई उल्लंघन होता है, चाहे कोई तरह की बात होती है, तो उच्च न्यायालय में उसका आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का रीट प्रदान की गई है। 5 तरह का रीट, मतलब सिंपल सी बात है, रीट कहने का मतलब है कि 5 तरह से आप अगर उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। और वो 5 तरह कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश, जिसे कि मेंडमस बोला जाता है, उसके बाद में प्रतिषेध, प्रोहिबिशन बोला जाता है, प्रतिषेध लेख, उसके बाद में उत्प्रेषण, उसके बाद में अधिकार पृष्ठ लेख, जिसे कोवरंट भी बोला जाता है। ये 5 तरह का आदेश है। इसमें देखते हैं बंदी प्रत्यक्षकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षकरण में दिया गया है, यह उस व्यक्ति की प्राथमिक प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ये उसके लिए है जो बंदी प्रत्यक्षकरण, किसी व्यक्ति अगर सोचता है कि हमको अवैध रूप से अगर अवैध रूप से हमें बंदी बनाया गया है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्ष है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकार को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, किसी भी न्यायालय के भीतर। इससे से न्यायालय बंदी बनाए जाने का कारण पर विचार कर सकते हैं। ये बंदी प्रत्यक्षकरण है। उसके बाद में है परमादेश। परमादेश का मतलब होती है जो हम आदेश दे रहे हैं, सिंपल सी बात। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार का आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। उसका कर्तव्य को आदेश को पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तो ये पदाधिकारी के ऊपर होती है। क्या होती है? पदाधिकारी के ऊपर। आगे है प्रतिषेध लेख। यह अज्ञात पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें। कोई यह मामला उनके अधिकार पत्र से बाहर है। कुछ ऐसा न्यायालय जो है उसमें उनको हस्तक्षेप नहीं देता करने, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसके मतलब कुछ ऐसा प्रावधान होती है जो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकती है। तो उसको सिंपल सी कहते हैं कि अगर आपसे नहीं होती है तो सिर्फ ऊपर लेके आइए। ये किस में है? तो ये प्रतिषेध लेख में है। उसके बाद में चौथा नंबर में उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय, जिसे कि निर्णायक के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। 5वां नंबर में है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के रूप द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वह कार्रवाई नहीं कर सकता है। जब तक ये अधिकरण जो है अधिकार परीक्षा लेख में सिंपल सी बात ये है, जो किसी व्यक्ति अगर गैर कानूनी रूप से किसी पद पे अपना ग्रसित है और पद पे है और कार्य कर रही है और उस पे FIR चाहे कुछ हुआ है, तो उस पे सिंपल सी न्यायालय
बात कर सकती है, पूछ सकती है जब किस तरह से यहाँ पे है। अगर उस पर दोषी ठहराया गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर दोषी नहीं ठहराया गया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ये 5 नंबर। आगे देखता हूँ। उसके बाद में मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ था। इसमें 5 तरह के केस की मैं बात करूँगा। केशवानंद भारतीय बनाम पंजाब राज है एक, केरला राज है, उसके बाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज है। मतलब ऐसा ऐसा 3-4 केस के मैं अभी बात करूँगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारतीय तो यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, गोलकनाथ भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछी हुई है। विश्वास नहीं है तो अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका। गोलकनाथ क्या कर रही है केस में, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की ये चर्चा है, केस है। इसमें 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया जाता है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। पहले जो दिया गया था, जो किसी भी भाग में संशोधित किया जा सकता है, संविधान के किसी भी भाग में हम संशोधित कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, संसद से पेश करवा के, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभी से पेश करवा के हम उस पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। लेकिन इस केस के बाद में निर्णय कुछ बदला है, उसके हम डिटेल से देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो इस केस में 368 और मूल अधिकार जो 13 आती है, 13 को 2, 3 और 4 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब यूपीएससी में खास करके बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए अभी हम देख रहे हैं, तो ग्रुप डी के हिसाब से ही इसको मैं पढ़ूँगा, बताऊँगा आपको। दूसरा नंबर में आ गई, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी है, अर्थात संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये केस गोलकनाथ की आई थी जो 1967 के बाद है। इसमें मूल अधिकार में जो है, जो संसद मूल अधिकार को संशोधन नहीं कर सकती है, जो 13 के आसपास पड़ती है। 368 और 13 बहुत विवादित है, अभी तक भी विवादित है। मतलब कुछ मतलब लिखा गया है इसमें, भूल से हमको लगता है छूट गया है, इस कारण से कुछ प्रॉब्लम है इसमें। इसमें दी गई है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधित किया गया है, तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में जस्ट अभी केस ठोकता है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। तो इसमें बोल रही है जो 44वें संविधान संशोधन तो कर करके, और उसके बाद में अनुच्छेद 13 और 368 दोनों को संशोधित कर दिया गया, और इसमें निर्धारित किया गया है कि 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अब मूल अधिकार में संशोधन करने का तात्पर्य ये हुआ, सिंपल सी बात, किसी की मौलिक अधिकार को छीन लेना, उसमें संशोधन करने का तात्पर्य ये हुआ, सिंपल सी बात ये समझिए। आगे कह रही है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद आती है। ये कुछ निर्णय ठीक था, जैसे केशवानंद जो भारतीय थे, जो ये एक ब्राह्मण थे, इनको बारे में मैं कभी मौका मिलेगा तो बहुत डिटेल से पढ़ूंगा। सिंपल से समझिए, जो ये एक ब्राह्मण थे, ये एक सन्यासी थे, और इन्होंने केस को दायर करवाया था, कहाँ, केरल राज्य के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, उसको मतलब काट दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार में हम क्यों संशोधित कर सकते हैं भाई। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकती है। छठवां केस आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का ये केस है। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है गया है कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन न्यायालय कर सकती है। कौन कर सकती है मेरे भाई?
तो न्यायालय कर सकती है। मिनर्वा मिल 1980 का केस की बात है और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखता हूँ। इस यहाँ से चर्चा होती है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो भाग 4 यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके डिटेल में मैं चर्चा करूँगा। अभी सिंपल सी समझ लीजिए, इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन आदमी इसमें हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात ये आती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। कब तक? 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। डीपीएसपी इसी को बोली जाती है। क्या चीज़? डीपीएसपी। डीपीएसपी में कही गई है, जो भाग 4 में दी गई है, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और इसको मैं डिटेल से पढ़ रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है। इसमें किया गया है कि इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती है। किंतु फिर भी विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निदेशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। क्या है? ये आधारभूत है। शासन के लिए क्या है? आधारभूत है। शासन के लिए आधारभूत है। 36 से लेकर के 51 के बीच में ये भी बहुत विवादित रही है। ये विवादित रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। जो 40 को मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें चर्चा करूँगा। भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान की नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र मतलब राज्य के तंत्र होती है, जितने भी लोग होते हैं उसे प्रजातंत्र बोला जाता है। उद्देश्य है कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया जाएगा। ठीक ना? इसमें नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया जाएगा। कुछ नोट में है दिया हुआ, उसको नोट में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, कब? 1935 के अंतर्विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नरों की जारी किया जाता था। ये किसका जारी किया जाता था मेरे भाई? तो प्रांत के गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ये, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नर जनरल के ये 1935 के तहत ही ये लागू किया गया था। डीपीएसपी। ठीक ना? नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत निम्न है, जिसमें कि 36 से लेकर के यहाँ तक लाइए। ये मैं 35-36 में बता चुका हूँ। 36-37 38 से दी गई है। 38 से क्या दी गई है इसमें? 38 से दी गई है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या चीज़? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 के क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। किसमें? समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था डीपीएसपी के 39 के क में है। कब है? 39 के क, ख, ग तीनों देखेंगे तो 39 के क में क्या दी गई है?
जो समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि मैं महिला हूँ तो या पुरुष हूँ तो अगर वो काम लेबर के मैं काम कर रहा हूँ महिला तो महिला को भी उतना ही वेतन मिलेगा, पुरुष है तो पुरुष के भी उतना ही वेतन मिलेगा। समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा है। निःशुल्क विधि सहायता, कुछ ऐसा विधि सहायता है जो निःशुल्क दिया जाता है सरकार के तरफ से, अगर मन है उसे देने का तो दे सकती है, अगर नहीं मन है तो नहीं दे सकती है। जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये उसके बाद में वृद्धा पेंशन, ये सब सरकार निःशुल्क देता है, ठीक ना। अगर सरकार का मन है तो दे सकती है आपको, अगर चाहे तो नहीं भी दे सकती है। तो इसमें दिया गया है समान काम के लिए समान वेतन, जाति कोई भी हो समान काम समान वेतन, सिंपल सी कहने का तात्पर्य ये है। उसके बाद में है अनुच्छेद 39 के ख क्या कहती है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। इसमें सिंपल सी बात ये कही है कि सार्वजनिक हित में जो भी काम हो वो कर सकते हैं आप, सार्वजनिक काम के लिए ही सोचे, सार्वजनिक काम को करें, इससे आगे आए, सार्वजनिक हित को सर्वोत्तम आधार बनाए या साधन हो सके तो कर सके। उसके बाद में 39 के ग कहती है धन का समान वितरण, जितना भी धन है उसको समान रूप से रखे, समान रूप से वितरण करे। 39 के ग में ई कही गई है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का संगठन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें बहुत बड़ा विवादवद रही है। किसके किसके बीच में रही थी, डॉक्टर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये विवादास्पद कुछ ज़्यादा रही थी उस समय में, लेकिन अधिकतम ये महात्मा गांधी का ही बात चले क्योंकि दबदबा कुछ ज़्यादा था महात्मा गांधी का उस समय तक भी, तो इनको बात के नहीं काटा गया था। उसके बाद में क्या कर रही है, 41 में क्या कहती है, आर्टिकल 41 कहती है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ ऐसा दशा है जिसमें कि काम भी कर सकते हैं, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अगर सरकार चाहे तो हमें शिक्षा देती है, अभी दे भी रही है, जिसे कि 6 से लेकर के 1 से 6 तक लगी जो क्लास होती है उसमें बच्चा को पढ़ाना, 6 से 14 तक लगी बच्चा को पढ़ाने का जो व्यवस्था है जो सरकार करती है। लोक सहायता पाने का अधिकार भी हमारा है, अगर सरकार चाहे तो लोक सहायता भी कर सकती है। अगस्त 1995 में 15 अगस्त 1995 में प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों को पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीब की सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में ये 5 योजनाएं शामिल है। तो सिंपल सी बात ये हुई जो 41वां, कुछ दशाओं में काम भी कर सकते हैं, शिक्षा का, लोक सहायता, अगर सरकार चाहे तो हमको लोक सहायता भी कर सकती है। तो किस तरह से अभी 5 को कर रही है, जिसमें कि इंदिरा गांधी, जिसमें क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन चलाने का, वृद्धा होने पर पेंशन मिलता है 400 के साथ माह मिलती है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, जो व्यक्ति विधवा हो जाती है उसका भी पेंशन मिलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग मतलब होती है जो लांगर जिसे हम गांव में बोलते हैं, विकलांग जो है जो पेंशन योजना है, विकलांग व्यक्ति को पेंशन मिलती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ये भी मिलती है। उसके बाद में अन्नपूर्णा योजना, ये सब योजनाएं हमारे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 42 में दी गई है। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध। उसके बाद में अनुच्छेद 43 क्या कहती है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी
एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ये सब किस में है? तो ये सब है आर्टिकल 43। किस में है? आर्टिकल 43 में। अगली नंबर में 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता के चर्चा है, ये अनुच्छेद 44 में। ये सही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अनुच्छेद 46 क्या कहती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये सब अनुच्छेद 46 में दी गई है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य की सुधार करने का भी कर्तव्य राज्य का है। जैसे में सरकारी अस्पताल बना रही है सरकार, सरकारी शिक्षा दे रही है, पोषण के लिए मतलब खाने पीने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए हमारे पास जो डीलर के थ्रू आती है अनाज, वो दे रही है, सरकार दे रही है। उसके बाद में अनुच्छेद 48 क्या कहती है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। दोनों का एक संगठन है, कृषि का भी चर्चा है जो आर्टिकल 48 में कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 48 के क में जोड़ा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। वन एवं वन जीवों का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये सब सभी क्या है? कर्तव्य है मेरा, जो संरक्षण करना सरकार द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। जैसे में देखते होंगे तो वन लगता है, हर एक साल सरकार के द्वारा योजना आती है कि इतना वन लगाया जाए, लेकिन वन अभी भी बहुत ज़्यादा कट रहा है, बहुत ज़्यादा वन कट रहा है। वन एवं वन जीवों का रक्षा करना, वन को रक्षा करना और वन जीवों को, जो भी जीव है, सांप भी है, उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जितना भी वृक्ष है उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जितने भी तरह का पशु पक्षी है उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ये सब का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब अलग करना, और अलग करने की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 50 में है। किसमें है? आर्टिकल 50 में दी गई है। थोड़ा सा नहीं और है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 स्लाइड और है, इसको देखता हूँ। डीपीएसपी का सबसे लास्ट आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है, जो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। उसमें 50 के क है और 51 भी है। ये दोनों को मैं थोड़ा देखता हूँ। प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, ये भी एक अनुच्छेद 350 के क में दिया गया है। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना। हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह का है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, कहीं भी ये पूछ सकता है, कथन निष्कर्ष में दे सकता है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसकी है? तो केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह का है। थोड़ा सा नहीं इम्पोर्टेंट एक और न्यूज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ। 51 तक चर्चा है तो 51 तक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है इसमें। और मैं पहले भी बता रहा हूँ जी, ये थोड़ा सा नहीं, मैं डिटेल ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेन कर्तव्य अभी ये है, मेन ये है जो हम अभी रेलवे को फोकस कर रहे हैं। उसके बाद में एसएससी का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, इसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसका लेकर के मैं थोड़ा सा नहीं डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो है उसको मैं समझा करके और एक आध गो एग्जाम्पल ही दे पा रहा हूँ। अभी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर क्या है? दोनों में अंतर पूछ रही है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित है, ये लगी बीपीएससी हो तो, ये लगी एसएससी हो तो, चाहे रेलवे हो तो, चाहे कुछ भी हो, इसमें यहाँ से पूछ देता है
जो इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है और कौन सा मौलिक अधिकार है, और न तो मिलान करने के लिए दे देता है दोनों की तरफ ABCD, कौन गलत है कौन सही है, ऐसा करके क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं लाया हूँ। तो एक नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है और मौलिक अधिकार है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है जो कहाँ से लाया गया है, तो आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है, तो ये एक USA जो अमेरिका के संविधान से लाई गई है। उसके बाद में है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस में है, तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है संविधान के भाग 4 में। उसके बाद में इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, किसका, मौलिक अधिकार का। उसके बाद में है तीसरा नंबर में, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, किसको, नीति निर्देशक तत्व के लिए। अभी जस्ट मैं पढ़ाया हूँ आगे पाछे, अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकती है, किसको, DPSP को, और इसे लागू कराने के लिए न्यायालय के शरण में ले जाया जा सकता है। चौथी नंबर में नीति निर्देशक तत्व में यह कर रही है जो यह एक समाज की भलाई के लिए है, और मौलिक अधिकार में होगी जो यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। उसके बाद में है पंचमी नंबर, मौलिक अधिकार में क्या कहती है, पंचमी नंबर मौलिक अधिकार में कह रही है, पंचमी नंबर में है जो इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, ये दोनों का अंतर है। फिर मौलिक कर्तव्य ये हुआ, ये DPSP हुआ, और ये क्या हुआ, मौलिक अधिकार हुआ। DPSP में कहता है यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और इसमें सरकार के महत्व को घटा देती है, ठीक है ना, इसमें बढ़ा देती है, और सरकार अगर चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सरकार को। इसमें अगर सरकार आप पर हस्ताक्षर करती है तो हस्तक्षेप करती है तो उसको हस्तक्षेप को काट भी सकते हैं आप, इतना आपको शक्ति होती है मौलिक अधिकार में। सतवां कहता है यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद भी नागरिक को प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होता है, यह अधिकार स्वतः प्राप्त होता है, मतलब यह अधिकार हमारे नागरिकों को स्वतः प्राप्त होने का मतलब है जो हमको जन्म से ही ये प्राप्त होती है, ठीक ना, इसमें नो डाउट होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य क्या होती है, मौलिक कर्तव्य जो लाई गई थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संविधान में जोड़ा गया है। इस रूप में संविधान इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसका भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है, किसके तहत, भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में रखी गई है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये मौलिक कर्तव्य है। 11 को मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह संविधान के पालन भी करे और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जैसे अगर राष्ट्रीय गान चल रहा है तो आप खड़ा होके मनोमन राष्ट्रीय गान गाइए। अगर ध्वज फहर रहा है तो उस जगह पे आप उसको सम्मान कीजिए। ऐसा ना जी आप सम्मान नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा कोई बात होगा नहीं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। ये मौलिक अधिक कर्तव्य की पहला नंबर बात है। दूसरी नंबर में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के, जैसे महात्मा गांधी, इनको हमारे दिल में रहना चाहिए, भगत सिंह, इन हमारे दिलों में रहना चाहिए। इस नहीं कि उससे आदर्शवादी हो, ऐसा कोई बात नहीं हो जिससे कि पूरा देश को ठेस पहुँचे, ऐसा कोई बात नहीं बोले, क्योंकि उन लोग नेता थे, एक बहुत ही बढ़िया नेता थे जो हमारे देश को आज़ाद करके गए। तीसरा नंबर में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। क्या है ये, अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे।
ये मेरा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना। भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। क्या है? भावना का निर्माण करे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। छठी नंबर क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य में? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। जैसे पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिख करके हमको वैज्ञानिक बनना, ये सब हमारा मौलिक कर्तव्य में आती है। अगर हम न भी बने तो हमको पर कोई ऐसा इसमें मौलिक कर्तव्य को पालन अगर न भी करे तो हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता था, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य करने का प्रावधान कुछ दिया गया है जो मैं बता रहा हूँ। 10वां नंबर में क्या कर रही है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, मतलब उद्योग की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करे। 11वां और लास्ट क्या है? माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन 1900, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा लाई गई है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए। आज के लिए इतना ही है। और कैसा लगता है ये सेशन? और आप लोग के सेशन चाहिए इससे भी डिटेल या कैसा, वो डिटेल में चाहिए तो वो ज़रूर हमें बताइएगा। इसके आगे मैं संघीय कार्यपालिका में पढ़ाऊँगा, इसके बाद में राष्ट्रपति आ जाएगी, उसके बाद में उपराष्ट्रपति आ जाएगी, ये सब की आप चर्चा चलेगा। अब भाग 5 की चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।